अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हालात पर कि जब भी कराची के हालात ख़राब होते हैं तो बड़े बड़े इजलास बुला लिए जाते हैं, लेकिन नतीजा कभी भी अमन की सूरत में नहीं निकलता। ऐसा ही इजलास कल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी है कराची में अमन कायम करने के लिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस अली शाह लियारी गए। वहाँ पर लियारी अमन कमेटी के रहनुमा अजीज बलोच को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की दावत दी है। आपस के जमातों का आपस में मिल बैठना क्या कराची में अमन कायम कर सकता है? प्रैक्टिकली क्या कभी कुछ नजर आया है कराची में अमन कायम करने के लिए? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आज हम अपने प्रोग्राम में खास तौर पर बात करेंगे कि वीडियो गेम्स में दिखाया जाने वाला जो वायलेंस है, ये बच्चों की नफ्सियात पर किस तरह के असरात को मुरतब करता है। बच्चे अपने आप को इस तरह के कैरेक्टर में ढालने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं जिसके नुकसान का उन्हें शायद अंदाजा नहीं होता। ऐसा ही सऊदी अरब में एक बच्चे ने अपने बाप के साथ किया, क्या सलूक किया बच्चे ने अपने बाप के साथ, इस बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के माहिर अमराज नफ्सियात के माहिर हैं हमारे साथ डॉक्टर रियाज, उनसे बात करेंगे। और साथ ही हमारे पास कराची के हालात पर बात करने के लिए कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी होंगे। लिया से हमारे साथ होंगे मोहसिन अदील हमारे नुमाइंदे। ब्रेक के बाद इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले कराची के हालात पर बात करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची के हालात कब और कैसे ठीक होंगे, इस पर बात करने से पहले समी साहब और काजी साहब से इनकी खबरें ले लेते हैं। जी समी साहब। शाजिया, अगर तो आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। शाम में अभी तक वो कत्लो गारत का सिलसिला जारी है, जबकि फ्रांस में पहला राउंड तो हो चुका जिसमें सदारती इलेक्शन का, जिसमें सरकोजी थोड़े से पॉइंट से पीछे हैं। अब 6 मई को फाइनल राउंड है, देखते हैं उसमें क्या होगा। अफ़गान हुकाम ने जो अमरीकी रुकने कांग्रेस हैं डाना रोराब्रेकर, जिन्होंने ये कहा था कि बलूचिस्तान को आज़ादी दी जाए, क्योंकि मार्क ग्रासमैन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरे पर निकले हैं तो वो भी आना चाहते थे, लेकिन अफ़गान हुकाम ने कहा कि आप ऐसी ऐसी बातें करके हमारा दिल दुखा चुके हैं, दिल जला चुके हैं कि आपको हम वीज़ा नहीं देंगे, तो वो वहाँ से ड्रॉप हो गए। और अगर हम डोमेस्टिक सीन पर आएँ, मुल्की हालात पर नज़र डालें तो वज़ीर आज़म का तौहीन अदालत केस आज उसकी समाअत का दोबारा शुरू हो रही है और अटर्नी जनरल अपने दलाइल शुरू करेंगे। बड़ा एक टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है। देखना यह है कि जो अटर्नी जनरल है, वैसे तो वो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, इस वक्त अदालत के जज हैं, अदालत के वकील हैं। देखना है कि अब वो अदालत के वकील बनते हैं या इसमें वो वज़ीर आज़म साहब को कोई रियायत देते हैं। लेकिन कल जो एक और केस था, ये असगर खान पिटीशन केस, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क दिए। मेहरान बैंक और हबीब बैंक की रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अटर्नी जनरल से कहा कि आप तमाम जो हुकाम जो इसमें इन्वॉल्व थे, रिपोर्ट्स जिनके पास थी या जिनका ताल्लुक था, उन तमाम से पूछें। तो अटर्नी जनरल ने कहा जी इसमें साकिब निसार साहब उस वक्त लॉ सेक्रेटरी थे, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं बुला सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो कुछ कानूनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को तो हुकाम किसी चीज़ के लिए नहीं बुला सकते, नहीं पूछ सकते, तो एक सदर पाकिस्तान है जिनके बारे में आइन में एक इस्तिस्ना भी है, उनको आप कैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। और एक स्कैंडल है बड़ा, लिया में एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा था। 4 अजला जो हैं पंजाब के, उनमें से ताकि दूध की प्रोडक्शन में इजाफा हो, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन हुकाम ना वो दूध मिला, ना वो मवेशियों की वहाँ पर अफसाइश हो सकी, लेकिन वो करोड़ों रुपए खा के तो वो हड़प हो गए। तो उस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग खबर आई है, इन्फॉर्मेशन, वो ये थी कि गुज़श्ता 10 माह में 4 दफ़ा अमरीकी फ़ौजों ने पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी अफवाज पर फायरिंग की, और जो आखिरी फायरिंग का वाक़या हुआ वह 14 अप्रैल को हुआ। जबकि दूसरी जानब जो हमारा ट्राइबल एरिया है, उसमें भी गुज़श्ता 2 दिनों से एक ऐसी सूरत हाल बन रही है जिससे ख़दशा है कि खाना जंगी ना शुरू हो जाए, क्योंकि तालिबान और एक मकामी सरदार है करीम खान, उनके दरमियान झगड़ा है, मोर्चाबंदी हो चुकी है और आपस में बड़ी फायरिंग है, 6-7 अफराद भी कत्ल हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे कि इस हवाले से हुकाम क्या कर रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में अब खाना जंगी का जो एक इम्कान है या खदशा है, उसको किस तरीके से। काजी साहब,
कराची की बात की आपने, अब हम कह सकते हैं कि एक फेस्टिंग वूंड बन गया है। आज जो बयान दिया है जनाब रहमान मलिक साहब ने, कि उसे हम कैसे इंटरप्रेट करें। उन्होंने फरमाया है पीपल्स पार्टी MQM और ANP के वर्कर्स भत्ता खोरी में या लेने में मुलविस हैं। अब ये इसे इतराफ़ जुर्म समझें। पीपल्स पार्टी से उनका अपना ताल्लुक है, दोनों पार्टियां उनके साथ उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो ये क्या अभी से ये वाक़या हुआ है, अभी हाल ही में ये वर्कर्स आए हैं, ये शुरू से यही कर रहे हैं? इसके बारे में बताएं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के वो जिम्मेदार हैं। और अगर ऐसा है तो ये हुकूमत हम पे हुकूमत करने के लिए आई है या अपने वर्करों के जरिए हमसे भत्ते वसूल करने आई है? ज़रा इसकी वो वजाहत फरमा दें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। और इसके साथ ही दूसरी खबर पे मैं बात करूंगा शाजिया, जहां ये इतना मेला खबरों का लगा हुआ, आज PM साहब आएंगे और वो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, मगर इसके नीचे एक बड़ा गैर दिलचस्प काम आम आदमी के लिए हो रहा है। अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है और ये सरकार और इन जो फार्मास्यूटिकल्स हैं इनकी मिली भगत से कुछ जो अद्वियात जो हैं, ख़ास तौर पे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आम तौर पे लोगों को, उनकी कीमतों में बड़ा एग्ज़ॉर्बिटेंट इजाफा हुआ है। उस पर हम बात करेंगे। चलें कराची के हालात पर पहले बात करते हैं। रहमान मलिक का ये कहना। एक आप लोग गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं एक तस्हीह कर दूँ। आपने जब अपना आगाज़ किया खबरों का, तो आपने शायद बोला अजीज़ बलोच, उनका नाम है लियारी अमन कमेटी के उज़ैर बलोच। सॉरी, अजीज बलोच नहीं, उज़ैर। मैं वो तस्हीह करना चाह रहा था। अच्छा ठीक है। कराची के हालात पर रहमान मलिक साहब जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं, कराची पहुंचते हैं, तीनों पार्टीज के उन्होंने मुलविस होने का कह दिया, तो एक्शन किसके खिलाफ? ये देखें, ये वो मुसलसल जाते हैं और आमतौर पर जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या होता है वहाँ ये ज़रूर होते हैं, ये ज़रूर होते हैं। मगर ये इस तरह का बयान उन्होंने पहली दफ़ा दिया है, इसको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। क्या ये ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट जिसे आप कहते हैं उन्होंने दे दिया, या वेल थॉट आउट था, वो उन्होंने बाकायदा जो है इसका। लेकिन अब अगर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो इससे इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट इन लाइन है विद व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, यही स्टेटमेंट जो है वो दे चुके हैं हमारे जो चीफ हैं वहाँ पे, आपकी मिलिट्री के जो हेड हैं, रेंजर्स के हेड हैं, वो दे चुके हैं। हम भी कहा इस तरफ इशारा करते रहे हैं बड़े हम अदब के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इशू है तो फिर इन पार्टीज़ को अपने अंदर देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कराची को बकौल इन्होंने खुद जरकमाल कर रखा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, चलें उन पर तो इल्ज़ाम हो गया कि MQM पे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, ANP भी इस पे इनकार करेगी, MQM भी इसकी तरदीद करेगी। पार्टी, ये तो खुद पीपल्स पार्टी के हैं और कैबिनेट में बैठे हुए हैं और एक ऐसी मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं कि जो बड़ी अहम है। नहीं तो ये भी आपके लिए बात सर्जनिश करें प्राइम मिनिस्टर साहब के हुजूर, आप हमारी पार्टी को क्या कह रहे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के सामने आए और अपना इतराफ़ करे कि जी हम इसमें ये समी साहब, आप समझते हैं ये बात भी हमारे लिए नहीं है कि रहमान मलिक साहब को अब जाके पता चला कि तीनों पार्टियों के लोग मुलविस हैं? हालात तो कब से खराब है। अच्छा, इसमें शाजिया ये इन्होंने तो जिक्र किया ना सिर्फ रहमान मलिक की स्टेटमेंट का, इससे पहले मियां नवाज शरीफ भी 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कराची में बंदर बांट है और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर खा रही हैं। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ ना कराची के हवाले से, वो जो आपने भी उज़ैर बलोच साहब का जिक्र किया, यानी ये कहा गया कि जो लियारी अमन कमेटी है ये बुनियादी तौर पर एक भत्ता ग्रुप है, ये इल्ज़ाम लगाया गया और इसमें मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया बार बार। अब जो गौस अली शाह हैं वो उज़ैर बलोच साहब के घर चले गए रात को, उनके साथ चाय पी है, वहाँ पर जो लियारी में अभी जो पुलिस एक्शन में भी मारे गए हैं, जो कुछ भी है सबके लिए दुआए खैर की गई है कि वो सारे शोहदा करार दे दिए गए। और फिर जो उज़ैर बलोच साहब ने ये कहा कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को लियारी में आने की दावत देते हैं, हाँ मुस्लिम लीग नून में शिरकत का फैसला बड़ों से पूछ कर करेंगे। मेरा ये सवाल है काजी साहब कि ये जो सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो इक़्तिदार में हैं, ये जब इनकी अपनी सियासी मसलतें सामने आ जाती हैं तो ये इनके लिए तमाम सियासतदान एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग काफ जो है बिल्कुल वो एक गौल के गौल उनके मुस्लिम लीग नून में शरीक हो रहे हैं और वो वैसे तो डिक्टेटर को मुस्लिम लीग नून नहीं मानती लेकिन उनको अपने साथ मिला लेती है। इमरान खान साहब भी ये करते हैं और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। यानी जरदारी साहब ने कहा कि टास्क दे दिया पंजाब में और सिंध में बड़े बड़े खानदानों को कि चाहे वो जिस पार्टी में भी साथ मिले। ये क्या बात है कि आज वो लियारी अमन कमेटी, उसके घर मुस्लिम लीग नून के गौस अली शाह साहब चले गए, उनको साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये जो सियासी मसलहत अमेजी है या मसलियत अंदाजी है, ये कराची में कभी अमन देगी? ये दोनों तरफ है ना। देखिए लियारी अगर आप देखें तो यहाँ पीपल्स पार्टी कभी सीट नहीं आ रही
दो चार ऐसे या 10-15 ऐसे हल्के होंगे पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के सही मानों में जो शहदाई हैं वो, मगर ये बहुत सख्त नाराज़ हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम आप बार बार कहते हैं ना इन पार्टियों ने डिलीवर नहीं किया, अब जो है ना बत्ताखोरी कोई एक जो मदूद चंद रोज़गार रह गए ना वो रह गया इनमें। जब ये अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते, जब ये डेवलपमेंट नहीं करते, नौजवानों और यूथ को जो है नहीं देते, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो चले जाते हैं बत्ते वालों के पास और फिर बत्ते वालों के हाथों फिर हेल्ड होस्टेज हो जाती हैं ये पार्टियां। तो ये बत्ते और इनके अंदर एक ऐसी एक तालमेल बन गया है, ये एक दूसरे के अंदर वहां पहुंच गए हैं कि अब क्या होगा कि पीपल्स पार्टी। आप भी बात को मैं आपसे बात और कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो सियासी जमातों के अंदर एक टेंडेंसी है कि आज जो बेशक आपका मैनिफेस्टो, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, आप मुझे जवाब दे दें। यानी आप मफाहमत का यही मतलब है जो पीपल्स पार्टी ने मफाहमत की कि हर जगह जहां वारदात है हाथ में ला लो और किसी चीज का कोई जो पंजाबी कहते हैं नतारा करना नहीं है। मफाहमत हो गई है, क्या मफाहमत के यही मतलब थे? देखिए ये मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं। मुस्लिम लीग का तो मैं कभी वर्कर नहीं रहा और आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल, मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ज्यादा रहा। कौन सी मफाहमत है जो इन्होंने नहीं की? फौज के साथ इन्होंने कर ली, मुशर्रफ के साथ इन्होंने मफाहमत कर ली, जो MQM के साथ इनकी मफाहमत है, ये हर पार्टी के साथ नहीं। और जमात इस्लामी, मेरी अर्ज सुने, जमात इस्लामी को भी कहा है पीपल्स पार्टी ने कि देखें दो नजरियाती तौर पर वो जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो पीपल्स पार्टी। आप मुझे बताएं अगर पीपल्स पार्टी ये कर रही है तो मुस्लिम लीग को क्या? मैं सिर्फ एक बात का इनका जवाब देना चाहिए काजी साहब, जो मफाहमत की सियासत है उसके नतीजे में आइन के अंदर जो खराबियां थी वो दूर की गई हैं, फिर NFC अवार्ड दिया गया है, बहुत सारे जो मामला मिला नहीं, वो मफाहमत जो रस्ते में कहीं खो गया है, कोई उसके नतीजा नहीं निकला। क्या NFC क्या मिला? क्या सूबे में क्या तरक्की हुई? नहीं, सूबों अभी वो तो ट्रांजिशन में है सूबे। चलें, आप आज ही फैसला सेंचुरी में देखेंगे या अगली? अभी इस वक्त आप मेरा ख्याल है मजाक के मुझे कराची के हालात पे रहने थे, हम बात कहां से कहां ले गए। रेहान हाशमी कराची की ब्यूरो चीफ हमारे साथ है। रेहान, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े इजलास हुए कराची की सूरत हाल पर, इस बार तमाम इत्तेहादी जमातों को जो सदर पाकिस्तान ने एतमाद में लिया, किस पॉइंट पर आकर मुत्तफिक हुई हैं तमाम इत्तेहादी जमातें? देखिए, इत्तेहादी जमातें तो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे मुत्तफिक हो जाती हैं, लेकिन कराची के हालात चंद महीने बाद फिर दोबारा खराब हो जाते हैं और लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। असल बात यह है कि सदर मुल्क की सदारत में इजलास होता है, उसमें तमाम पार्टियां तो मिलकर बैठ के फैसला करती हैं। कराची को हर हाल में अमन कायम करना है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन चंद महीनों बाद जो हालात खराब होते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं, बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं, उसमें तमाम इजलास होते हैं। अमन और अमान का इजलास पहले सिंध हुकूमत करती है, फिर वफाकी हुकूमत करती है, फिर रहमान मलिक को बुलाया जाता है, वो आते हैं और एक जादू की छड़ी कहा जाता है उन्हें, और आगे वो फेरते हैं, सारे हालात ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका हल मुस्तकिल तौर पर हल निकालने की संजीदगी से वो कोशिश करने की जो बात है वो लगता है अभी नजर नहीं आती। अच्छा, जो टारगेटेड ऑपरेशन है, कुछ जमातों को अभी भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ जमातें ही कहती हैं, जो मुख्तलिफ जमातें के सिर्फ लिहारी को निशाना बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी के जो कुछ हल्के हैं वो कहते हैं सिर्फ लिहारी को, जबकि ऐसी बात नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें गुलिस्तान है, जौहर, मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, तमाम जगह टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। असल जो मकसद है कराची में अमन कायम करना है, वो तीनों पार्टियों को जो ये इजलास हमेशा ही होता है कराची में, सदर मुमलिकत बुलाते हैं, कराची में एक हफ्ता क़याम करते हैं और मुलाकातें होती हैं, इसमें गवर्नर सिंध, CM सिंध, तमाम लोग शरीक होते हैं। लेकिन जो हालात खराब कर रहे हैं, लोग पकड़े जाते हैं, उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता कि कौन से लोग मुलविस हैं, आया बत्ताखोर इसमें कौन से हैं, कौन सी पार्टी के हैं। ये शाजिया, अगर मुझे इजाजत दें, रेहान ये बताइए कि पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो गौस अली शाह साहब लियारी अमन कमेटी के उज़ैर बलोच के घर गए हैं और मुस्लिम लीग नून और लियारी अमन कमेटी के दरमियान जो प्यार की नई पींगे ये जो शुरू हुई हैं, इसके बारे में आप क्या, कराची के लोग कैसे इसको देख रहे होंगे? देखिए समीर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। असल में जो पीपल्स अमन कमेटी कलअदम हो गई है, उसमें वफाकी हुकूमत के नाम ECL में डाल दी है। पीपल्स पार्टी के जो अमन कमेटी है उनका ये कहना है कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, अगर वहाँ से जो शरीक चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत इलेक्शन में नहीं खड़े हुए तो वहाँ किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये बड़ा चैलेंजेबल है पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी इसके अलावा हम किसी को वहाँ मंजूर, जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे उन्हें वोट नहीं देंगे। इसका फायदा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने उठाया है और वो उज़ैर बलोच जो पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह भी हैं उनसे मुलाकात की है। लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से कुछ जो हल्के हैं, जो कुछ एरिया है वहाँ उनकी जो
हैसियत है वो खोती जा रही है, क्योंकि बड़ा किरदार है पीपल्स अमन कमेटी के जो उदैर बलोच है, उनका असर रसूख है, वोट्स देने में वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी आपका। लियारी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहाँ के लेकिन अब लग रहा है कि जैसे सूरत हाल जो बदलती है नजर बदलती नजर आ रही है, और फिर सियासी जमातें जहां पर भी उनको मफाद नजर आए, इस बात से कतई नजर के कौन क्या था, क्या किसका माजी था, वो फौरी तौर पर उससे हाथ मिला लेते हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये भी सीख लेना चाहिए कि ये जो उन्होंने समझ लिया है ना कि अब हम जो मर्जी लोगों के साथ करते रहें, ये हमारे साथ रहेंगे। अगर लियारी के इतने लॉयलिस्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि बाकी इस सारी सूरत हाल में मैं एक जो मेरे ज़हन में सवाल है, जो मुस्लिम लीग नून हमेशा एक स्टैंड था उसका कि जी हम फलां जमात के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जी वो वायलेंस में है, उनके मिलिटेंट विंग है। अब लियारी अमन कमेटी वो जो सारा सिलसिला जिस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो भत्ते में मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने जाके उनके साथ हाथ मिलाया है, तो वो कहाँ गई वो सारी कमिटमेंट? इसका तो मतलब ये है कि जहाँ सियासी मफाद आया, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, हर पार्टी इस तरह करती है। कराची से कॉलर है हमारे साथ अतीक। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अतीक कुरान बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, मुझे मालूम करना है ये वज़ीर केस के अंदर एहसन साहब वकालत कर रहे हैं। इससे पहले भी अकबर अहमद बहुत पहले कह चुके हैं, पैदा हुआ वकील तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। झूठ को सच साबित करना और काले को सुपर्द दिखाना ये गुनाह है, और गुनाह में खुद शामिल हो रहे हैं। कम से कम इनको चाहिए रात में सोते हुए कम से कम ये पढ़ लें कि मैंने सच क्या कहा, झूठ क्या कहा, अपने ज़मीर को भी कुछ दावत दें कि ताकि मालूम हो सके सच क्या है झूठ क्या है, वरना अपनी तौहीन खुद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये अर्ज़ कर दूं कि देखें तमाम पेशे जो हैं उनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हमारी नापसंद और पसंद होती है, और पसंद तो बड़ी सब्जेक्टिव है, ना जाने मुझे ये क्यों रंग पसंद है। तो मेरे ख्याल में बड़ा उन्होंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा नहीं ख्याल वकला का जो पेशा है वो बड़ा मुकद्दस पेशा है, और ये आप याद रखें कि पाकिस्तान जिस हस्ती ने बनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जना, वो भी पेशे के एतबार से एक वकील थे, और वकला ने इस मुल्क में जो आइन की और कानून की बालादस्ती और आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की है, और हम सब उनका एहतराम करते हैं। और फिर जब कोई भी आदमी किसी उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, तो मैं अगर कायद साहब इजाज़त दें तो वो उसको वकील की ज़रूरत होती है। तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छे वकीलों की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, वो उन वकीलों की तरफ इशारा कर रहे थे जो रोजाना की बुनियाद पे कभी कांस्टेबल्स को पीटते हैं, कभी साफियों को पीटते हैं। अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में है, सियासत में है, सहाफत में है। लेकिन पर्टिकुलरली सवाल है एतजाज अहसन के हवाले से कि वो काले को सफेद क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ना, बहुत सारे लोग एतजाज अहसन से नाराज हैं। भाई यहाँ अपने अपना काला है किसी का और अपना अपना सफेद है। वो मेरा ख्याल है। आपकी भी इससे जुड़ी खबर है वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस की। हाँ, वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में आज उसकी अटॉर्नी जनरल जो उसकी आगाज़ करेंगे अपने दलाइल का, एतजाज अहसन तो ख़त्म कर चुके। कल जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ अटॉर्नी जनरल के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। जब मेहरान बैंक केस की समाअत हो रही थी, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं, क्योंकि हम सिर्फ हल्फिया जो बयानात हैं उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते, न किसी को सज़ा सुना सकते हैं, हमें इसके लिए मज़ीद एविडेंस चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब वो रिपोर्ट्स शायद मिल नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि वो किसके पास हैं, जिन जिन के पास हैं आप उनको पूछें, बुलाएँ और वो रिपोर्ट्स लेके आएँ। तो अटॉर्नी जनरल साहब इरफान कादर उन्होंने ये कहा कि एक तो लॉ सेक्रेटरी जस्टिस साकिब निसार थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये चीफ इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको आप नहीं बुला सकते। अच्छा कहा चीफ जस्टिस ने, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और आला दूसरी जो अदालतों के जज हैं मोहतरम हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन मैं एतराज़ नहीं कर रहा। मैं एक सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ जो कुछ कानूनी माहिरीन ने उठाया। उसमें उनका ये कहना था कि आइन में एक बात दर्ज है कि सदर को ये इस्तिस्ना है, तो वो ये कहा जा रहा है कि जी वो बंदा आए, मांगे, फिर फैसला करेंगे इस्तिस्ना है या नहीं है, और बात भी बैरूनी अदालतों की, बैरूनी केसेस की हो रही है। तो अगर इतना एहतराम है अपने एक जज का, तो जो पाकिस्तान का सदर है वो भी एक इलेक्टेड ऑफिस है, हम इसमें किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहे हैं, उस ऑफिस की बात करें। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ आज की जो समाअत है उस पर अटॉर्नी जनरल के बारे में जो हमें जो ज़राए ने बताया, बड़ा आज क्रूशल पॉइंट है। ये देखा जाएगा कि अटॉर्नी जनरल जो दर हकीकत चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, अदालत के वो वकील हैं, क्योंकि शिकायत कुनिंदा इस सारे केस में अदालत है। तो अब देखना यह है कि आज वो किस तरह के दलाइल देते हैं। क्या वो जो वज़ीर आज़म हैं वाक़यातन उनको प्रोसिक्यूट करने के दलाइल देते हैं, या ये कहीं उनके बयानात से या आर्गूमेंट से झलक नजर आए कि शायद इस मुकदमे में जान नहीं है, एविडेंस नहीं है, वज़ीर आज़म इसके मुर्तकब नहीं है। तो जो इतलात मिल रही है वहाँ पर कि आज अदालत में जो वकला, यंग वकला जो चीफ जस्टिस साहब के साथी हैं, जो रहे हैं उनके साथ, वो भी होंगे, हुकूमती भी होंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है
कि कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाए, कोई अगली सीन, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन आज बड़ा टेंस है, बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। गिलानी साहब ने कल जिस तरह बोला कि अदालत हमारी दोस्त है, मूसा गिलानी भी पाकिस्तान आ चुके हैं, वो भी ट्रायल का जो भी तहकीकात होंगी उनका सामना करेंगे, वो हर तरह के रिजल्ट्स को फेस करने के लिए तैयार है, भले कुछ। मेरा ख्याल है कि ये जो कहा ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी अदालत हमारी दोस्त है, देखें आप, वो एक वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हैं, उनको संजीदा बयान देने चाहिए। अदालत जो है वो सिर्फ कानून की दोस्त होती है और वो कानून के मुताबिक फैसला करती है, वो अशखास की दोस्त नहीं होती। हमारे यहाँ यही मसला जो है वो ख़राब रहा है। तो ये मैं समझता हूँ, ये अगर वो ये कहना भी चाहते थे कि अदलिया के साथ अच्छे ताल्लुक, ये कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं है, ये तो अदलिया की जो क्रेडिबिलिटी है। अगर वो, अब इसका मतलब ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म को सज़ा नहीं देते तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो तो उनकी दोस्त है। मैं नहीं काजी साहब समझता कि ये कोई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। गफूर, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बोलिए। बोल रहा हूँ जी, गफूर जी जी बोलिए। हाँ, ये मैंने कहना था कि ये इन सियासतदानों के लिए, खुदा के लिए, ये मुल्क के लिए बस में ये ना लड़ें झगड़ें, इनको जरा खुदा का खौफ नहीं है, कुछ खुदा का खौफ करें, हैं, इनको जरा एहसास नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारे मतलब है वो फौजी भाई कैसे हादसा हुआ है, जहाज कैसे तबाह हो रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती बिल्कुल। हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गफूर आपका। मैं इस पे कमेंट करूंगा। अभी समीर साहब भी बता रहे हैं, हम बचपन में एक खेल खेलते थे कि एक मिसरा ऐसा है जिसको जिस शेर के साथ लगा दो वो ठीक हो जाता है। कौन सा? हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं, कोई मिसरा लगा लें, ये क्या होगा, ये लड़ लें आपस में, जुडिशरी ये कर रही है, वो ये कर रही है। इस खेल का ये जो साहब बोल रहे हैं, ये दर्द दिल से बोले हैं, ये ठीक बोले हैं। कुछ लेना देना नहीं उनका इस बात से। उनका लेना देना इस बात से है कि आज शाम जब वो ग्रासरी लेने जाएंगे तो उन पे क्या बीतेगी। और ये जब मैं भी अभी स्टोरी बात करूंगा आपसे, समीर इब्राहिम साहब, ये क्या, ये 4 साल सदर साहब को इस तरह हासिल है और नहीं है, कान पक्के हैं लोगों के इस बात से। हाँ, पेट्रोल जो अलबत्ता 60 रुपए का वो 100 रुपए से ऊपर हो गया। ये बात लोग सुनना चाहते हैं। एक सिर्फ सेंटेंस, आप फिर अगर उन्होंने कह दिया कि सियासतदानों को लड़ाई से रोकें तो आप फिर मफाहमत की सियासत का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मफाहमत और बदनुमानी को जरा अलग कर लें, बदनुमानी पे हाथ ना मिलाएं। मफाहमत भी फवायद के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अपने फवायद के लिए नहीं होनी चाहिए। यही मैं अब अदालत मफाहमत करके मूसा गिलानी साहब को भी छोड़ दे और इनको भी ब्रेक लेने दे वक्त। तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि वीडियो गेम्स में दिखाया जाने वाला जो वायलेंस है ये बच्चों की नफ्सियात पर किस तरह के असरात छोड़ता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें बात करनी है कि टीवी पर वीडियो गेम्स में जिस तरह वायलेंस दिखाया जाता है और छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े शौक से वीडियो गेम्स देखते हैं, और जो वायलेंस है ये किस तरह बच्चे की जो नफ्सियात है इस पर असर करता है। ऐसा ही कुछ वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूं। सऊदी अरब में हुआ जब एक बच्चे ने अपने वालिद से कहा कि उसे वीडियो गेम चाहिए। उसके वालिद ने उसको नहीं लेकर दी, जिस पर उसने घर में पड़ी एक गन से अपने वालिद को कत्ल कर दिया। बच्चा 4.5 साल का बच्चा था, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया शायद उसे इसके नुकसान का अभी पता ना चले कि उसने कितना बड़ा अपनी जिंदगी का नुकसान कर दिया। दूसरी जानिब देखा जाए तो ये इस तरह की जो वीडियो गेम्स हैं, टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्टून है, एक तरफ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है और दूसरी जानिब बच्चों के लिए एक नुकसान का जरिया भी है। बच्चों की जो नफ्सियात है वो बराह रास्त इससे किस तरह मुतासिर होती है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि इस कार्टून्स दिखाना, बच्चों को वीडियो गेम्स लेकर देना, एक तरफ तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की जो नफ्सियात है बहुत बुरी तरह मुतासिर भी हो रही है। करना क्या चाहिए, क्या ट्रेनिंग, किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए बच्चों की? देखिए जी, बात यह है कि इस तेज़ी से बदलती दुनिया में न सिर्फ हमारे बाहर का माहौल बदला है बल्कि हमारे घरों का माहौल भी तब्दील हो गया। अब माँ बाप के पास वो क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं रहा। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में उन्होंने टीवी स्क्रीन को और जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको पेरेंटिंग का रोल दे दिया है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा दिन के 18-20 घंटे जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही मसरूफ़ रहे और उनकी तवज्जो का तालिब ना हो।
नतीजा ये निकला है कि जब आप बच्चों को तशद्दुद से भरमार ये जो वीडियो के क्लिप्स दिखाएंगे और हर वक्त उनके नौखेज़ जहन पे इन चीज़ों की भरमार होगी, तो उसका नतीजा तो साफ ज़ाहिर है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। ये चूँकि नौखेज़ जहन है, उनका लर्निंग का प्रोसेस है, वो जब से आँख खोलते हैं वो देखते ही ये तशद्दुद से भरी चीज़ें हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो वो इन्हीं रोल में एनेक्टमेंट करना चाहते हैं, वो बड़े होकर यही कुछ बनना चाहते हैं। इसका असर ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंजाबी फ़िल्मों में एक कल्चर बना था, गंडासा कल्चर, जिसमें कि सुल्तान राही और ये कुरैशी साहब के 2 रोल थे, और मौला जट जो थी उसने टेलीविजन स्क्रीन के, सिनेमा स्क्रीन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। मगर था क्या, उसमें तशद्दुद था जो कि सोसाइटी में बड़े पैमाने पे आप देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर वही जो तशद्दुद था वो सराहत कर गया। तो बच्चों को भी जब आप इस चीज़ों में की तरफ गालिब करेंगे तो उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है उसके ऊपर बड़े ही गलत असरात हैं। और जब बच्चा स्कूल में जाता है अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो वो इन्हीं रोल्स को अपनाना चाहता है। तो बच्चा इन्हीं रोल्स को आइडियलाइज करते हुए अपने आप को इन्हीं कैरेक्टर्स में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये फैसिलिटीज बच्चों से छीन भी तो नहीं सकते ना। आप बिल्कुल ना छीनें, लेकिन माँ बाप को ये तो चाहिए कि थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएं कि बच्चे को टेलीविज़न स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे जो प्रोग्राम आप देखने को दे रहे हैं वो तो उसके लिए तो आप सिलेक्टिव हो सकते हैं ना कि कौन सा, कोई मुफीद काम भी हो सकते हैं उसमें, कोई ऐसे कार्टून भी हैं जो कि तशद्दुद से ज़्यादा पाक साफ़ हों, ऐसे प्रोग्राम भी हो सकते हैं जिनका ज़्यादा मकसद तालीमी हो या बच्चे की तरबियत हो, बहुत सारे प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे, तो आप मुझे, बल्कि ये मैंने पढ़ा था कहीं बहुत अरसा पहले कि एक जहानी सोवियत यूनियन में एक तजर्बा हुआ था कि बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए साइकेट्रिस्ट ने, और एक को उन्होंने बड़े वायलेंट किस्म के खिलौने दिए और दूसरों को बड़े सॉफ्ट, और फिर उन्होंने उनका बिहेवियर रिकॉर्ड किया ओवर 5 और 6 ईयर्स। तो वो उसमें पता चला कि वो जो वायलेंट खिलौनों वाले थे वो ज़िंदगी में भी बड़े वायलेंट थे। तो क्या ये हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि किस तरीके से एक आनस्लॉट है इन फिल्मों की, और ये भी हमें हमारी वायलेंस में इजाफा कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। और यही बात हम कह रहे हैं कि चूँकि बच्चे का जहन नौखेज़ है, उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है, उन्हें अच्छे और बुरे की उस वक्त तमीज़ नहीं होती। 9 साल तक बच्चा जो है वो फैंटेसी को और रियलिटी को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, मगर उसकी आंख के सामने जो मुशाहिदा हो रहा होता है वो समझता है कि यही हकीकत है और उसी को लेकर उसको ज़िंदगी में आगे चलना है। तो यही बच्चे जो हैं, इनको आप जैसा माहौल देंगे, जो चीज़ दिखाएंगे, इनके ऑब्जर्वेशन में जिस चीज़ को लेके आएंगे, वो बड़े होकर उसी के ऊपर एनैक्टमेंट करते हैं और उसी को लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चलते हैं। तो ये आपकी बजा ऑब्जर्वेशन है कि माँ बाप को चाहिए कि वो ज़रा सिलेक्टिव हों, और जो हमारे कह लीजिए कि मीडिया के लोग हैं हजरात, जो कि किसी हद तक वो भी ज़िम्मेदार हैं कि वो अपनी इस स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर या दूसरी स्क्रीन पर क्या चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, वो थोड़ा सा केयरफुल। ये आपने ये बताया एक बड़ा, ये बच्चों के जहनों पर इसका बड़ा असर होता है। जी। अब जो बच्चे ये देखते चले आ रहे हैं, जो खासा अरसा तक ये वीडियोस देखते हैं, उनको डीब्रीफ करने के लिए आप एक हॉस्पिटल में एक इंचार्ज भी हैं, क्या हो सकता है, और आप किस किस्म के पेशेंट्स देखते हैं? क्या इस तरह के भी पेरेंट्स आपके पास बच्चों को लेके आते हैं कि जो इस तरह वीडियोस देख के जिनके जहन मुतासर हुए हों? अब देखिए, हमारे पास एक बच्चा लाया गया जो कि माँ बाप कहने लगे कि ये किसी वक्त टिक के नहीं बैठता, हर वक्त बेचैन रूह बन गया है, और वो बच्चा उल्टी सीधी हरकतों सकनात करता था। तो जब थोड़ा सा हम डिटेल में गए, तफसील में गए, तो पता चला कि माँ चूँकि ख़ुद भी एक वर्किंग वूमेन थी, उसके पास ज़्यादा टाइम था नहीं, और वो बच्चे को हर वक्त एक कार्टून पिंक पैंथर वो लगा के दिया करती थी। और जब वो बच्चा 8-1 साल का हुआ तो वो बिल्कुल पिंक पैंथर बन चुका था, और 24 घंटे उसका जो टोटल रोल था वो पिंक पैंथर ही के हवाले से था, और उसकी टोटल हरकत व सकनात हुई थी। जब हमने माँ बाप को गाइड किया कि आप इस पिंक पैंथर को इसकी ज़िंदगी से दूर ले जाएं, वही बच्चा कोई 6 माह के अंदर अंदर बिल्कुल सेटल कर गया। और वो जो समझ रहे थे कि इसको कोई ख़तरनाक कोई जिस्मानी मर्ज़ लग गया, कोई मूवमेंट डिसऑर्डर आ गया, वही बच्चा फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चला गया। तो जब आप बच्चों से इस तशद्दुद को दूर ले जाएंगे तो बच्चे जो हैं जितनी तेज़ी से सीखते हैं उतनी ही तेज़ी से वो भूल भी सकते हैं, बशर्ते कि आप लंबा अरसा उसकी इम्प्रिंटिंग ना करें और इस शिद्दत से भरमार ना कर दें कि वो बात उनके जहनों पर रासिख ही हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई टिप्स ऐसे पेरेंट्स को, मसलन बच्चे अगर उनका कोई बिहेवियर गैर मामूली हो जाए, किस तरह माँ बाप को ये अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो वायलेंट कार्टून्स देखता रहा है उस पर इसके असरात हो गए हैं? कुछ टिप्स देंगे हमारे व्यूअर्स को? माँ बाप को ये चाहिए कि देखें जी, जब माँ बाप बच्चे पालते हैं तो उन्हें पता होता है कि जी कि पहला बच्चा था उसकी क्या पोजीशन थी, दूसरा और तीसरा,
उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि बच्चे अगरचे किसी हद तक डिफरेंट बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेटल नॉर्म्स होती हैं। जब भी माँ बाप नोट करें कि किसी बच्चे के अंदर कुछ बातें रूटीन से हट के होना शुरू हो गई हैं, तो ये एक तरह की इंडिकेशन है कि अब कुछ गड़बड़ के आसार आना शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर पे जब वो कोई तशद्दुद की बात करता है, कोई एनेक्टमेंट इस तरह की करता है, या कोई इस हवाले से उसके कोई जेस्चर्स हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि उसी वक्त वो केयरफुल और कॉशियस हो जाएं। और अगर वो रहनुमाई ले लें साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की, तो उसमें भी कतई कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम उनको डीप ब्रीफिंग के लिए गाइड कर सकते हैं और बच्चे को कैसे उस पहले जो माहौल उसको मिल रहा है उससे कदरे बेहतर माहौल देने पे वही बच्चा फिर से उसका इस्लाह का पहलू सामने आना शुरू हो जाता है। अच्छा, रियलिटी में जो हमारी सोसाइटी में वायलेंस होता है, मीडिया में भी दिखाते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, ये बच्चों की साइकी को किस हद तक मुतासिर करता है? इसका भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। हम ये देखते हैं कि जैसे ये त्यारे का हादसा है, जब आपने इसको इतनी दफ़ा मीडिया ने इतना ज़्यादा दिखाया, तो कई बच्चे जो थे वो रात को सोए नहीं, काफ़ी बच्चे स्कूलों पे जाने वाले ख़ास तौर पे बच्चे, क्योंकि उस जो भी चीज़ आप बार बार देखते हैं, आपकी आंख मुशाहिदा करती है, आपका दिमाग उससे मुतासर होता है, और ये हो नहीं सकता कि जज्बाती तौर पे आप उससे मुतासर ना हो। तो ये असरात तो बच्चों के ऊपर हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ग्रेडेड एक्सपोजर होना चाहिए और गाइडेड एक्सपोजर, कि बच्चों को एक महदूद वक्त के लिए आप मखसूस प्रोग्राम दिखाएं, और बच्चों के लिए प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिनमें हमेशा से कोई इस्लाह का पहलू और कोई नरमी का पहलू हो। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बात ये है कि वालिदैन को बच्चों के एटीट्यूड पर, बच्चों की जो हरकत सकनात पर है, उस पर गहरी नजर रखनी चाहिए। जरा ही बच्चे का अगर कुछ रवैया चेंज होने लगे तो फौरन। और इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि अगर बच्चे जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त बैठे रहते हैं, वो भी उसको कम करके, तो शायद प्ले ग्राउंड्स में, अब आजकल वो ट्रेंड नहीं है, नहीं जाते, लाहौर में डेंगू की वजह से नहीं जाते, कराची में हालात की वजह से, डर से और गोलियों की वजह से, तो वो भी माहौल अगर इस तरह का मिल जाए तो गालबन ये जो वायलेंस है फैमिलीज में, बच्चों में, ये कम इसको। एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, सजाद। हेलो, वालेकुम सलाम जी सजाद। असल में मसला ये है कि बच्चों को अगर दिखाया जाए तो फिर क्या दिखाया जाए? टीवी हम उन्हें इसलिए नहीं देखने देते कि ड्रामे इनके देखने के लायक नहीं है, फिल्में इनके देखने के लायक नहीं है। अब बच्चों को कार्टून दिखाएं तो फिर ये मसला तो ये आ गया कि ये तो एक नेटवर्क से जो चैनल कार्टून आते हैं, एक तो उनका मसला है कि उन्हें पीछे से रोका जाए, बंद किया जाए। दूसरा जो मार्केट से लेके आते हैं कार्टून सीडियां वगैरह, उसके लिए भी बच्चे खुद ही जाते हैं और लेके आते हैं। और यकीनी बात यह है कि माँ बाप के पास वाकईतन टाइम नहीं है कि बच्चों को चेक करें, लेकिन उस वक्त तक चेक नहीं होते जब तक वो बच्चा हरकत ना कर जाए या कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, तब जाके कहीं होश आती है कि ये हमसे गलती होगी। बहुत शुक्रिया सजाद। बात यही है कि बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है। बात ये है कि ये जो असल में जो सप्लाई हो रहा है, मतलब कल मैं भी एक बच्चे के साथ गया, अजीज़ के साथ अपने, तो वो मैं देख रहा था कि वो बिल्कुल वही गन्स वाली और वही चीज़ें वो खरीद रहा है, और चूंकि वो सप्लाई में बहुत ज़्यादा है। लड़कों में ये ज़्यादा है? नहीं, ये लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है। अच्छा, अब उसमें नहीं, उसमें कुछ कम होगा, लेकिन ये बात जो काजी साहब ने की है ना कि एक वीडियो अवेलेबल है, उसके ऊपर नॉर्मली वो लिखा होता है कि ये PG-13 PG के क्या इसका लेवल है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कहीं पे भी कोई कानून की अमलदारी नहीं है, तो वो जो बड़ों की चीज़ें हैं वो बच्चे देख रहे हैं। और फिर ये बड़ा सही उन्होंने, सजाद साहब ने ये पॉइंट आउट किया, कॉलर ने, कि मार्केट में जो अवेलेबल कार्टून्स हैं, आप वीडियो लेने भी जाएं उसकी, तो वो सारे वायलेंस से भरे हुए हैं, सारे के सारे उसमें वो गन है। आ जाके फिर पेरेंट्स को नजर रखना पड़ती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं, तमाम जो स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खैर वो काजी साहब सही कहते हैं, फिर अब रियासत तो सुतेली माँ बन चुकी है, वो क्या करेगी, तो वो सारे का सारा जो है उसका हमारी नौजवान नस्ल पे इतना बुरा ये असर इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी है। लिया में आपने बताया कि एक मिल्क प्लांट लगाया गया करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन ये बड़ा देखें किस तरह प्लंडर है। एक तो कुछ लोग लूटते हैं, और फिर अगर ये समझा जाता था कि चलें जी एक प्रोजेक्ट है, उस पर कोई 15-20% आप खा जाएं, बाकी लगा दें तो भी भलाई हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है लिया में, जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट था, ये तकरीबन कोई 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कायसा बर्बाद हो चुका है। ये उसका शुरू किया गया था तकरीबन 2006 में, जिसमें 4 अजला हैं, जंग, लिया, बखर, इनमें अंदर जो मवेशी थे उनकी अफजाइश होनी थी, और कई इसमें बड़े कलेक्शन सेंटर थे, छोटे कलेक्शन सेंटर थे, और बड़ी को तकरीबन 250 सोसाइटीज़ बनाई गई थी। इसमें 48 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने खर्च करने थे, और हल्ला जो किसान बोर्ड है को 12 करोड़ उन्होंने देने थे। तो ये 2-3 साल इस पर काम होता रहा, उसकी मशीनरी भी आई, उसकी बिल्डिंग भी बनी, उसके लिए गाड़ियाँ खरीदी गई, स्टाफ रखा गया, वो 48 करोड़ ख़त्म हो गए। तो उसके बाद जो सारा मामला था, वो जो बनाने वाले थे, प्लांट लगाने वाले थे, वो हर चीज़ छोड़ के लेके जो कुछ उनका हाथ में मिला वो रफू चक्कर हो गए, और सारे का सारा जो मामला है
सारे का सारा जो पैसा है वो लूट और प्लंडर का शिकार हो गया। मोहसिन अदील से जरा पूछें कि वो कुछ बताएंगे। 2-3 साल इस प्रोजेक्ट पर काम भी हुआ, करोड़ों रुपए इस पर लगाए गए, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ सका, सब लोग भाग गए। मामला है क्या सारा? सही बदलीती का शिकार था ये अदारा किसान जो हल्ला है। ये सिंध गवर्नमेंट का भी 2 करोड़ रुपए का डिफाल्टर है और इसको ECL में इसके जो मालिक है नूरुल हसन तहसीन साहब, उनका नाम शामिल था। लेकिन पता नहीं साबका पंजाब हुकूमत ने क्यों इनके साथ मुआहदा किया और मौजूदा पंजाब हुकूमत ने मुसलसल 2008 में इसे मुकम्मल होना था, लेकिन इसके बावजूद जो है इसकी फंडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखा गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सूबाई वजीर ज़राअत जो है, ज़राअत और लाइव स्टॉक, वो भी बदकिस्मती से हमारे लैया गई हैं। यहाँ पे मीडिया की तरफ से जब ये जारी था इसमें मुतअद्दिद बार निशानदेही की गई कि इस प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सी ऐसी बातें थी जिसपे सवालिया निशान थे और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स वज़ीर आला पंजाब की ही इसी शहबाज शरीफ साहब की, उसने भी विजिट किया यहाँ पे, लेकिन हर बार जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली गई। और मैं ये भी बता दूं ये जो नूरुल हसन तहसीन साहब हैं ये इस्लामाबाद का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी इन्होंने बेच खाया। कम से कम 4 अरब रुपए के ये सरकारी असासे जो है फरोख्त कर चुके हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को भी बाहर भिजवा दिया और सूरत हाल ये है कि यहाँ से जितना इसका सामान था, इवन के फीड मिलें लगाई गई थी जानवरों के लिए जो 2 बड़ी, उसका सामान भी लगाते हुए दरमियान में ही वो उखाड़ के ले गए। इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की करोड़ों रुपए की मशीनरी जो थी वो सारी की सारी वो हजम कर चुके हैं। कहीं पे भी उनको रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने कोई एक भी इकदाम नहीं उठाया इस सारे चैप्टर पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन अदील। काजी साहब, लगता है कि करप्शन हमारी जड़ों में बैठ चुकी है जो दिन ब दिन। अच्छा समी साहब, हम जो 60 मिलियन है वो जरदारी साहब करो रहे हैं, फलां करो रहे हैं, फलां करो रहे हैं। एक मैसिव मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है इस मुल्क में, क्या यहाँ पे ज़राए नहीं है? और मुझे ये लगता है बाज़ औक़ात, और आवाम जब ये देखते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें जब ये इन नॉन इश्यूज़ में उलझा देते हैं तो शायद इसीलिए उलझा देते हैं कि ऐसे जो कौमी मुजरिम हैं उन पर उंगली ना आए। और फिर दूसरी एक और बात, ये जुर्म कैसे कर सकते हैं जब तक सरकार के अहम लोग इनके पीछे ना हो? क्या उसको जाने किसने ये जो जुर्म है ECL पे इसमें तो आपने बता दिया नुमाइंदे ने कि ये दोनों सूबाई हुकूमतें, पहली भी और जो मौजूदा है, ये ना किसी ने फंड्स रोके ना इनको पकड़ा। और वो तो कह रहे हैं कि बदकिस्मती से वो जो उस इलाके के वो वजीर ज़राअत और खुराक हैं, उनका तो इस पर सबसे बड़ा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही बात, सियासी मसलहत, इसको काजी साहब मैं हमेशा कहता हूँ तभी खत्म हो सकता है कि अवाम वोट देते वक्त उन लोगों को सामने थोड़ा सा इख्तलाफ कर देता हूँ आपसे। और वो ये कोई सियासी मसलियत नहीं है, लालच है, हिर्स है, जिसे कहते हैं ना कि वो एक हदीस भी है कि कब्र की मट्टी सिर्फ आपका पेट भर सकती है। वो पैसे जो उन्होंने खर्च ही नहीं करने, देखने ही नहीं, बैंकों में पार्क रहेंगे और जनाब जो है वो राम राम साहब ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने खर्च पता नहीं कहां वो खर्च करते होंगे। काजी साहब आप तो बड़े मासूम आदमी हैं, आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पे ये जुल्म कर रहे हैं। यूके से हमारे साथ कॉलर हैं शराज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी समी साहब से बात करनी थी। जी शराज साहब। जी समी साहब, ऐसा है कि माजरत के साथ पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है 60 मिलियन। मेरे ख्याल में ये नॉन इशू नहीं है, इसलिए कि इसको नॉन इशू बनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमारे मुल्क का पैसा लूट गए हैं और इन लोगों को असेंबली में ये कहते रहे हैं पहले कि नहीं जी ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, और जब वो वापस अकाउंट में आ गया, केस वापस ले लिया NRO के तहत, तो इन लोगों ने वो पैसा क्लेम करके वापस ले लिया। तो ये नॉन इश्यू तो नहीं है। किसी एक को भी जिस दिन सजा मिलेगी तो उस दिन ऑटोमेटिकली जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चलता जाएगा सबके ऊपर। लेकिन आप ये सोच के कि ये नॉन इशू है, इसके पीछे भगा रहे हैं या इस तरह हो रहा है, तो अगर इस तरह से हम सबको छोड़ते गए तो सब इसी तरह से करते रहेंगे जैसा कि आज तक होता रहा है 60 सालों में। तो पहली बात ये, और दूसरी ये कि वो जो आप पहले वीडियो गेम की बात कर रहे थे, तो भाई ने मुझे कहा कि उससे रिलेटेड भी बात कीजिएगा। वो असल में हुआ क्या कि मेरा बेटा एक दिन बालकोनी से बाहर को जंप कर रहा था। वो इत्तेफाकन मेरा भाई बाहर खड़ा था, तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता मैं सुपरमैन हूँ, मैंने यहाँ से जंप करना है। मैंने कहा यार वो शुक्र अल्लाह का कि उसने कहा हाँ करते हैं, अभी जरा बातों में लगाया। जल्दी से मेरा भाई जो है वो उसका दोस्त उसको बातों में लगा ही रखा, वो जल्दी से भागा गया और जाके उसको पकड़ लिया। तो ये देखें कि बच्चों को हम जब ऐसी चीजें दिखाएंगे तो उन्हें क्या पता कि ये वाकई रियलिटी में ऐसा होता भी है कि नहीं। तो हमें भी चाहिए कि बच्चों को वो चीज दिखाएं जो चीज वो
कह लें कि अपने पर अप्लाई करने से उन्हें नुकसान ना हो। ये बिल्कुल ये सही इन्होंने बात की। खासतौर पे जो दूसरी बात है कि जो पेरेंटल कंट्रोल है, यानी टेलीविजन पे आप लॉक लगा के रखें और जब भी बच्चे ने वीडियो गेम देखनी है तो घर में पेरेंट मौजूद हो, उसे बच्चे से कहें कि हमारे सामने देखो, या कोई बड़ा भाई बहन उसके सामने देखें। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने बात कही ना कि मैं ये कहता हूँ कि ये नॉन इशू है, ये 6 नहीं, मैं किसी को नॉन इशू नहीं कहता। एक पाई भी पाकिस्तानी अवाम की जो है वो नॉन इशू नहीं है, उसको वापस लाना चाहिए। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि जब भी आप अकाउंटेबिलिटी करें उसको इतना ट्रांसपेरेंट और ऐसे अक्रॉस दी बोर्ड करें कि किसी भी एक फरीक को ये इल्ज़ाम लगाने का या ये इशू उठाने का मौका ना मिले कि जी मेरे नाल कल्ले नाल क्यों हो रही है, ओदे नाल क्यों नहीं हो रही। उससे क्या होता है कि असल मामले से तवज्जो हटाती जाती है। बाकी कॉलर ने सही बात की, अगर वो सारे बिल्कुल पैसे नहीं हो रही तो फिर क्या करें? मसलन ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही, और एक आदमी को हम पकड़ते हैं वो कहते हैं जी ट्रांसपेरेंट नहीं, उनकी भी नहीं हुई, तो फिर इसको रोक ही दें प्रोसेस को। नहीं, प्रोसेस को इस्लाह करने की बात करनी चाहिए, कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। काई साहब आप तो बिल्कुल घर को गिरा देते हैं। आप मुझे बताएं क्या नाउमीद ना हो भाई? पहले मैंने कल बात की यहाँ पे प्रोग्राम है कि जी वो क्या एक केमिकल मंगवा लिया, वो जी वो तो 54,000 उसने भी मंगवाया था। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ 54,000 वाले को छोड़ दें, इनको भी पता नहीं क्या आपको भाई आपको तो ये कहना चाहिए कि 54,000 वाले को पहले पकड़े और इनको भी पकड़े। तो फिर नहीं, तो ये तो इशू मिट्टी गेट ना करे ना। आप कहे कि 1974 में जो जुर्म हुआ था उस पे कुछ नहीं हुआ, इसको माफ कर। नहीं, ये तो उनका कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने 54,000 वाला भी किया उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अदालत या अदारे के सामने एक केस आता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, एक केस आता है, खबर कर दूं, वक्त खत्म हो गया। अब जाहिर है वक्त खत्म हो गया। अब कबायली इलाके में खाना जंगी की बात कल करेंगे और दवाइयों में जो जुल्म हो रहा है, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इस पे भी कल बात करेंगे। शादी टाइम कम है। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।